Today I shall start the fourth part of this matrix used in chemistry, matrix algebra used in chemistry. So in the last three lectures, this equation we have used. इक्वेशन क्या है? तो मैट्रिक्स को नोटेशन के फॉर्म में अगर इक्वेशंस दिए हुए हैं तो उसको मैट्रिक्स इक्वेशन नोटेशन कैसे लिखेंगे, ये पिछले दो लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में आगे हम लोग आ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होमोजीनियस सिस्टम के लिए। इसका पहला वाला जो लेक्चर था उसमें वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम था, लेकिन आज हमारा जो सिस्टम होगा वो होमोजीनियस सिस्टम होगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए मेथड में थोड़ा अंतर आता है, लेकिन बेसिक्स सारे चीज़ वैसे ही होते हैं। तो हम लोग उसी तरह से शुरू करें कि हमारा जो मैट्रिक्स नोटेशन होता है वो इस तरह का होगा। Ax इज इक्वल टू बी वेयर A इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब कि जो इक्वेशंस हम लोग लेंगे उसके जो वेरिएबल्स होंगे उसके कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स बनेगा, वो A कहलाएगा। x जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स होगा और जितने वेरिएबल होंगे उसको एक कॉलम में रखेंगे और वो x से डिनोट होगा और उसको कॉलम मैट्रिक्स और वेरिएबल कहेंगे। और ये जो b है वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब सिर्फ एक कॉलम होगा और इक्वेशन के राइट साइड में जो वैल्यू होते हैं उसको हम लोग रखते हैं। तो जो अभी तक हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में जो कहा था कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम, तो उसमें b का वैल्यू 0 नहीं होता था, b इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर b इज इक्वल टू 0 होता है तो वो हमारा सिस्टम जो है सो होमोजीनियस कहलाता है। ये हमने यहाँ पर लिखा है कि b इज इक्वल टू 0, देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज होमोजीनियस सिस्टम। तो ये ऊपर वाले इक्वेशन में यदि हम लोग b का वैल्यू पुट कर दें तो इस तरह का इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। फॉर सॉल्यूशन वी कैनॉट प्रोसीड बाय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसके पहले वाले जो लेक्चर में थे, लेक्चर जो था उसमें हमने पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक बनाया था, C जिसका नाम दिया था और इस तरह से नोटेशन दिया था। लेकिन ये जो हमारा होमोजीनियस सिस्टम होगा उसमें अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो नोटेशन है उसके थ्रू हम लोग नहीं काम करेंगे और इसका काम करने का तरीका इस तरह से होगा। Here the nature of solution depends upon the rank of matrix A। सबसे पहले जो मैट्रिक्स A होगा उसका हम रैंक निकालेंगे और ये दो पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि इफ रैंक A इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर रैंक A जो है, A मैट्रिक्स का रैंक अगर वेरिएबल की संख्या के बराबर है और अगर उसको हम लोग n कंसीडर कर ले रहे हैं, n मान ले रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो है वो रिजल्ट इस तरह से देते हैं। इस तरह से क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि ये हमने इस इक्वेशन में b को हमने 0 मान लिया है। तो जब b को हमने 0 मान लिया है, क्योंकि b 0 होगा तभी ये होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा, तो इस इक्वेशन का मीनिंग है कि आइदर a इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, बट a कैन नॉट बी 0। क्यों नहीं 0 हो सकता है? क्योंकि ये तुम्हारा मैट्रिक्स है, इसलिए उसका तो कुछ वैल्यू होगा, तो इसलिए a जो है सो 0 नहीं होगा। और तब क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 का कंडीशन ले करके हम लोग चलेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि x इज इक्वल टू 0 और सिस्टम इज, अगर ऐसा है कि रैंक उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होगा तो सिस्टम को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है और उसका जो सॉल्यूशन होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा इसका मतलब कि अभी मैंने जो डिस्कस किया कि a 0 नहीं हो सकता है, इसलिए x 0 होगा और x इज इक्वल टू 0 होगा तो वेरिएबल्स के वैल्यू 0 होंगे। x इज इक्वल टू 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा, z इज इक्वल टू
जीरो होगा, और अगर और भी ज़्यादा वेरिएबल हैं तो वो भी जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आगे इक्वेशन से हमको समझ में आएगा, जब हम लोग एग्जाम्पल इस तरह का एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। तो इसका सेकेंड पॉइंट फिर क्या कहता है कि इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल का जितना वेरिएबल की जितनी संख्या है अगर वो ज़्यादा है और मैट्रिक्स का रैंक जो निकल रहा है वैल्यू वो कम है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो देगा। जबकि यहाँ पर हम लोग क्या निकाले थे कि रैंक जो आएगा मैट्रिक्स का वो वेरिएबल के नंबर के बराबर है, और यहाँ पर क्या है कि रैंक जो है वो कम वैल्यू है नंबर ऑफ वेरिएबल का, तो ये जो है सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, और लेस देन होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू n एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m, और ये भी ऊपर में लिख रहे हैं कि रैंक का वैल्यू कम है। तो जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि नंबर ऑफ अननोन्स मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स का वैल्यू हमने 3 ले लिया और रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमने 2 ले लिया, तो ये जो है सो n माइनस m जो होगा मतलब 3 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसके केस में 1 है, जनरल n माइनस m लिखेंगे, इतना सॉल्यूशन विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट इज n माइनस m वेरिएबल आर सेलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। अभी जैसे इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 2 रखें तो 1 आता है, सो वन सॉल्यूशन विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब वन वेरिएबल को हम लोग अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। अभी ये जो 2 पॉइंट्स हमने लिखे इस तरह का इक्वेशन को किस तरह का, मतलब ये जो हमारा होमोजीनियस सिस्टम है उसको सॉल्व करने के लिए, तो एक एग्जाम्पल से हम लोग अब समझ सकते हैं कि वो दोनों पॉइंट को हम लोग किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। सो इस तरह से देखिए कि हमने ऐसा एक इक्वेशन लिया है, इसको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस इक्वेशन से जो मैट्रिक्स बनाना है, किसका मैट्रिक्स बनाना है, तो जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट का। तो वेरिएबल के कोएफिशिएंट कौन कौन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, 1 है, सो 1, यहाँ 1 है, -2 है और -1, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और 3 है। तो इस तरह से ये हमने एक मैट्रिक्स बना लिया जो उसके वेरिएबल के कोएफिशिएंट से ये मैट्रिक्स बना। अब इस मैट्रिक्स का हमें रैंक कैलकुलेट करना है, तो रो ऑपरेशन करेंगे। रो ऑपरेशन जो है सो कल भी मैंने डिस्कस कर लिया था पिछले अपने लेक्चर में कि किस तरह से हम लोग कोई रो को किसी दूसरे रो के साथ में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी रो में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व है कि R2 रो में, रो नंबर 2 में, ये रो नंबर 2 है, R2 माइनस R1 करेंगे, तो रो में R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो गया, -2 माइनस 1 करेंगे तो 3 हो गया, -1 माइनस 1 करेंगे तो -2 हो गया, बाकी और फिर R3 माइनस 2 R1, R3 माइनस 2 R1, तो ये 2 है, ये 2 भी आया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, और ये जो है सो ये फर्स्ट तो 0 हो गया, उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, और यहाँ पे जो है सो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2 होगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है सो हमारा ये दोनों ऑपरेशन यहाँ पर, ठीक इसी तरह के ऑपरेशन जो है सो दूसरे वे में और तीसरे वे में जो है सो हम लोग कर लेते हैं। और लास्ट में ये जो फॉर्म हमको मिलता है, ये जो फॉर्म जो है इसको हम लोग एशलोन फॉर्म बोलते हैं। एशलोन फॉर्म क्या होता है, पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी रो के फर्स्ट एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो ये देखिए कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है और बाकी रो के फर्स्ट एलिमेंट जो है वो जीरो है, तो ये एशलोन फॉर्म कहलाता है। अब एशलोन फॉर्म आने के बाद में यहाँ हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि कितने रो जो है वो नॉन जीरो हैं और कितने रो जीरो वाले हैं। माने पूरे एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे तो जीरो उस रो को बोलेंगे जीरो रो, और अगर एक भी एलिमेंट उसमें जीरो नहीं है तो वो नॉन जीरो कहलाएगा। तो देखिए कि इसमें एक भी जो है सो जीरो नहीं, इसमें एक जीरो है लेकिन दो नॉन जीरो है,
इसमें जो है सो 2 जीरो है लेकिन एक नॉन जीरो, तो इस तरह से तीनों रो जो है सो वो नॉन जीरो होगा, और जितना नॉन जीरो रो होंगे वो उसका रैंक कहलाएगा। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया 3। और इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, ये हमारा ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, ये देखिए x1 x2 x3 x1 x2 x3, तो 3 हो गया। तो 3 इसका रैंक 3 आया और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 आए। तो हमारा कंडीशन अभी जो यहाँ पर कह रहा था कि यदि हमारा ये इक्वल है, नंबर रैंक जो है सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स का इक्वल है, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, है ना। तो इस तरह से ये वाला सॉल्यूशन हम लोग को आएगा। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे हम लोग को इसी तरह का सॉल्यूशन मिला है, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 0, और ये क्या कहलाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये हमारा दो जो स्टेप जो था कि कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो पहला वाला का कंडीशन का ये पहला वाला हमने एग्जाम्पल लिया है। अब हम लोग दूसरे वाले कंडीशन का ये दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। सपोज इस तरह के इक्वेशन दिए हुए हैं और इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि इक्वेशन 3 संख्या में 3 है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, तो x है, y है, z है और u है, तो 4 वेरिएबल है। तो क्या हुआ, देयर आर 3 इक्वेशंस एंड 4 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशंस हैं और 4 वेरिएबल्स हैं। तो रैंक कितना होता है, तो रैंक जितना इक्वेशन का नंबर होता है, जितना संख्या में इक्वेशंस हम लोगों को मिलेंगे, हाँ, मैक्सिमम रैंक उतनी होगा, हाँ, क्योंकि नॉन जीरो जो रो होंगे उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, तो जितना इसका हमारा ये जो इक्वेशन है उसकी संख्या के बराबर है। तो या तो वो 3 होगा क्योंकि 3 हमारे नंबर ऑफ इक्वेशंस है, या उससे कम होगा क्योंकि अगर कुछ इक्वेशंस अगर वो जो है नॉन जीरो में आता है तो वहां पर वो कम भी हो सकता है। तो इसलिए या तो इक्वल होगा या फिर उससे 3 से कम होगा। Therefore system is consistent and have infinite solution। तो यहाँ पर क्या होगा कि सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे, पहले भी जो कह रहे थे, और वहां पर पहले वाला केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन था, लेकिन इस केस में क्या होगा कि इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब क्या करना है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो गिवन हमारा इक्वेशंस है, गिवन जो सिस्टम है, उसका हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं, मैट्रिक्स ए तैयार करते हैं। मैट्रिक्स ए क्या है, तो जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए कि इस तरह से वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो इसका जो है सो कोफिशिएंट 4 2 1 3 4 2 1 3 6 3 4 7 6 3 4 7 2 1 1 0 2 2 1 z इज 0 एंड u इज 1। यहाँ z का कोई टर्म नहीं है तो 0 मान सकते हैं, सो 2 1 0 1। तो इस तरह से हमने जो दिया गया हमारा इक्वेशन था उसका एक मैट्रिक्स तैयार कर लिया ए। अब इसका रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए इसी तरह का रो ऑपरेशन करेंगे, जैसे पहला वाला जो है रो इंटरचेंजिंग R1 विथ R3, R1 को R3 के साथ में इंटरचेंज कर दे, मैंने इस रो को यहाँ रखना है, इस रो को यहाँ रखना है, अपना अलग अलग मेथड्स हैं और जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरह के ऑपरेशन हम लोग करते हैं। तो जैसे इसके केस में हम लोगों ने किया कि रो को हमने R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, नोटेशन ऐसा देंगे, सो 4 2 1 3 को यहाँ लिखा और 2 1 0 1 को ऊपर में लिखा। उसके बाद अब जैसे एक ऑपरेशन यहाँ पर दो ऑपरेशन करना है कि R2 में ये R2 में रो नंबर 2 में रो नंबर 1 में 3 मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा और फिर माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर जिससे माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी जो है सो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा और 4 माइनस 0 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो है सो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 7 माइनस 3 4। तो इस तरह से ये ऑपरेशन हो गया। उसी तरह से ये भी ऑपरेशन करेंगे और ये ऑपरेशन करने के बाद में हमने अगर कुछ और टर्म को 0 कर सकते हैं तो इसीलिए एक हम लोग स्टेप और लिए हैं और ये स्टेप करके ये इस फॉर्म में ले आए तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। और ये जो फॉर्म अब हम लोगों को मिला, ये जो फॉर्म जो मिला एशलोन फॉर्म कहलाता है।
एशलोन फॉर्म कहलाता है। और जो एशलोन फॉर्म कहलाता है उसमें हमको देखना है कि कितने रो जो है सो नॉन जीरो है। तो इसमें देखिए कि 2 रो जो है इसमें नॉन जीरो है, क्योंकि तीसरा रो है उसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो इसलिए इस जो मैट्रिक्स है ए, उसका रैंक कितना होगा 2। तो इस तरह से हम लोग रैंक यहाँ पर हमने निकाल लिया इस मैट्रिक्स का, जो कि 2 निकल रहा है, क्योंकि ये तीसरा रो जो है वो जीरो, सारे एलिमेंट्स इसके जीरो हैं, इसलिए जीरो रो कहलाएगा, उसको काउंट नहीं करना है। और नंबर ऑफ अननोन्स मैंने नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो 4 है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो 4 है। देखिए ये 1 2 3 4, ये हमारा जो सिस्टम जो दिया गया है उसमें वेरिएबल का संख्या जो है सो 4 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, n माइनस एम, जो पहले वाले हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, ये n माइनस एम है, n माइनस एम, वही चीज को हम लोग फिर यहाँ लिख रहे हैं, हियर दिस इज n माइनस एम, और वैल्यू हमने पुट कर दिया 4 माइनस 2, क्योंकि वो जो इक्वेशन का संख्या है वो 4 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 है, और m क्या है, तो m उसका रैंक है, सो 4 माइनस 2 2। तो ये जो 2 निकलता है वो 2 से क्या पता चलता है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट है, और 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसके होंगे, और जो 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल्स आर सेलेक्टेड आर्बिट्ररीली एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें हम लोग 2 वेरिएबल को अपने मन से आर्बिट्ररीली, मतलब अपने मन से उसको कोई वैल्यू चूज करेंगे और उसका वैल्यू उसके टर्म में निकालेंगे। अभी कैसे इसको चूज करेंगे, तो अभी हमारा सिस्टम क्या हो गया, इसके अनुसार हमको लिखना है, सिस्टम को हमको इस इक्वेशन के अनुसार लिखना है। जैसे यहाँ x है, ये y है, ये z है, ये 0 है, तो कितना लिखेंगे 2x, कितना लिखाएगा ये 2x, ये लिखाएगा 2x, फिर ये y लिखाएगा 1 इंटू वाई, फिर 0 इंटू जेड, मतलब कोई z का कोई टर्म नहीं होगा, और प्लस 1 इंटू यू। तो इस तरह से इसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखा 2x प्लस वाई प्लस 0 प्लस यू इज इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि वहां पर b इज इक्वल टू हमने 0 लिया है, इसीलिए हमने यहाँ 0 लिया है। और दूसरा, इसमें तो सब 0 है, इसलिए तीसरा कोई इक्वेशन नहीं लिखाएगा, लेकिन दूसरा वाला में लिखाएगा 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, मतलब x और y के टर्म नहीं होंगे। ये z वाला में आएगा 1 इंटू जेड, सो जेड, और 1 इंटू यू, सो यू, और इसमें कोई इक्वेशन नहीं लिखाएगा, क्योंकि x 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड, 0 इंटू यू, सारे जो है सो 0 हो जाएंगे, इसलिए ये हमारा इक्वेशन अब ऐसा है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि 2 वेरिएबल्स आर सेलेक्टेड आर्बिट्ररीली, मैंने 2 वेरिएबल को हम लोग अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके टर्म में हम लोग उसका वैल्यू लिखेंगे, निकालेंगे उसका वैल्यू। तो हमने z को पहला बार सेलेक्ट किया है कि लेट z इज इक्वल टू k1, 2 करना है तो पहला भी कर रहे हैं, सो z इज इक्वल टू k1। तो z इज इक्वल टू k1, तो ये इक्वेशन में अगर z का वैल्यू हम लोग k1 पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस k1। तो एक हमारा जो है सो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। और दूसरा क्या हुआ कि ये जो u का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया माइनस k1, उसको हमने यहाँ पर पुट कर देना है। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस k इज इक्वल टू 0। इसमें इस इक्वेशन में u का वैल्यू माइनस k1 पुट किया, और जब इसको k1 पुट किया तो वी हैव टू सेलेक्ट द वन वेरिएबल आर्बिट्ररी, एक हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब दूसरा वैल्यू जो है सो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि x, y और u 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में एक z का 4 वेरिएबल है, x, y, u एंड z, तो उसमें z का हमने सेलेक्ट किया पहली बार, और दूसरी बार अब y का वैल्यू हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं अपने मन से, जो आर्बिट्ररीली कहला रहा है। तो अगर हम लोग y इज इक्वल टू k2 सेलेक्ट करते हैं तो y का वैल्यू यहाँ पर k2 लिखेंगे, है, और y का वैल्यू जब k2 लिखेंगे तो इसका वैल्यू जो है सो -1 तो पहले ही लिख दिए यहाँ पर, तो ये दोनों उधर जा करके ये प्लस k2 हो जाएगा, और ये प्लस k1 हो जाएगा, और ये माइनस k2 हो जाएगा। तो इस तरह का वैल्यू आएगा। सो x इज इक्वल टू वो k1 माइनस k2 बाई 2, और ये जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब 0 नहीं जिसका वैल्यू आता है।
सो x का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये यहाँ पर x का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। देखिए कि ये जो है सो x का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, y को अपने से हमने सेलेक्ट किया और फिर z को भी अपने से सेलेक्ट किया, और z जो है जब सेलेक्ट किया तो चौथा जो वेरिएबल है u वो भी इसके टर्म में आ गया। तो देखिए कि x भी k1 k2 के टर्म में आया है, y भी k1 k2 के टर्म में आया है, z भी जो है सो k1 k2 के टर्म में आया और u भी k2, मैंने हमने जो सिलेक्शन किया आर्बिट्ररीली अपने मन से जो सिलेक्ट किया उसी के टर्म में हमने सॉल्यूशन बनाया, और ये सॉल्यूशन का नाम होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब जीरो वैल्यू नहीं। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने जीरो वैल्यू निकाला था जो कि वो ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता था। सो थैंक यू वेरी मच।